अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जो लेक्चर लास्ट टाइम तक आपको मिला उसको अच्छी तरह से रिव्यू कर लिया होगा। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं थर्मो रेगुलेशन इन मैन। लेक्चर नंबर 10 में आज हमने पढ़ना है। आज हमारा टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन इन मैन, या फिर उसको थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स भी कह सकते हैं। अच्छा, आपके पास दोनों तरीक़ों से सवाल आ सकते हो सकता है आपसे पूछा जाए थर्मो रेगुलेशन इन मैन को डिफ़ाइन करें, हो सकता है थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स को डिफ़ाइन करें। इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, सही है। तो आपने सेम, क्योंकि मैन भी मैमल्स में ही इंक्लूड होता है, ह्यूमन भी मैमल्स में ही इंक्लूड होते हैं, तो बेसिकली एक ही मैकेनिज़्म है जिससे दोनों वर्क कर रहे होते हैं, दोनों की बॉडी में वर्क कर रहा होता है। सबसे पहले हमने समझना है कि थर्मो रेगुलेशन पढ़ना है तो सबसे पहले सोर्स ऑफ हीट क्या होता है बॉडी में। सबसे पहली बात मेटाबॉलिक रिएक्शन। हीट हासिल करने का जो एक सबसे ज़्यादा सबसे अहम ज़रिया है वो है मेटाबॉलिक रिएक्शन। विद इन अ बॉडी बात हो रही है, ये आउटसाइड द बॉडी एक्सटर्नली बात नहीं हो रही, ये विद इन अ बॉडी बात हो रही है, सही है। हमने एक्सटर्नली भी पढ़ा था, सनलाइट है, ये सारी चीज़ें हैं, सही है। वरना विद इन अ बॉडी हमारी बॉडी में हीट कैसे जनरेट होती है, तो वो क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है। हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म हो रही होती है जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है, सही है। ख़ास तौर पे कैटाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझते होंगे। अगर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है तो एनाबॉलिक रिएक्शन है, और अगर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो रही है तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है। अच्छा, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बेसिकली मैमल्स या फिर जो कॉर्डेट्स होते हैं उनकी अगर बॉडी का टेम्परेचर देखें, उनको अपनी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है 36 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अच्छा, अब ये एक सिंगल इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं हो रही। बेसिकली ये क्योंकि कॉर्डेट्स में तो बहुत सारी क्लासेस आती हैं ना, तो उस पर 36 से अच्छा, अब उसमें ये एंडोथर्म्स की बात हो रही है, तो उसमें जो मैमल्स हैं ना उसको 36 to 38 के डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर टेम्परेचर रखना पड़ता है, सही है। नहीं, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है ऑप्टिमम, जो मैक्सिमम एक्टिव टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, सही। उससे ऊपर भी नहीं होना चाहिए, उससे नीचे भी नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली अब डिफरेंट मैमल में थोड़ी बहुत वेरिएशन तो होती है, सही है। तो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये एक एवरेज है, इसके अंदर ही सारे मैमल्स का टेम्परेचर रहना चाहिए। बर्ड्स का टेम्परेचर थोड़ा सा एलिवेटेड होता है बिकॉज उनको हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, उन्होंने आगे ऊपर तक क्या कहते हैं फ्लाइंग करनी होती है, तो उस वजह से उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो रनिंग बर्ड्स होते हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो उनकी बॉडी की टेम्परेचर की रेंज क्या है 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक, सही है। अच्छा, तो इसी दौरान ये लोग क्या बॉडी में होता क्या इंटरनल, अगर बाहर का टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बॉडी को क्या ज़रूरत है, हीट को लॉस करना है, सही, हीट लॉस करना। और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो हीट को रिटेन रखना है या हीट को किसी तरह से गेन करना है, सही है, ताकि बाहर के टेम्परेचर के कम होने से बॉडी का टेम्परेचर कम ना हो जाए। ऑब्वियसली कम होना शुरू हो जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, हीट गेन करना शुरू करती है डिफरेंट मैकेनिज्म के ज़रिए। और अगर बाहर का टेम्परेचर एलिवेट होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, हीट को लूज़ करना शुरू कर देती है, सही है। अच्छा, ये चीज़ तो आपने पढ़ी होगी फिज़िक्स में कि हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसमिट हो रही होती है। तो बेसिकली जब टेम्परेचर बाहर का एलिवेट कर रहा होता है तो हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हीट को लूज़ करना शुरू कर देती है, सही है। और क्योंकि बाहर से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल पे भी इफेक्ट पड़ेगा ना, तो उसको रेगुलेट करना है। उसको रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर को डिक्लाइन करना, हीट को लूज़ करना शुरू कर देती है। अब वो डिफरेंट मैकेनिज्म है, हम अभी आगे पढ़ेंगे। और इसी तरह से जब टेम्परेचर कम होता है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर को गेन करना शुरू कर देती है। अच्छा, अब हमने पढ़ना है कि हमारे पास किस मेथड के ज़रिए से दो बेसिक मेथड है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, यानी हीट जनरेट करने का, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का मतलब बच्चों क्या है, तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का मतलब है कि बाय मीन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। शिवरिंग का मतलब यानी कांपना, सही, हमारे मसल्स में फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सर्दियों में हम काँप रहे होते हैं ना, तो यानी शिवर कर रहे होते हैं, चिल्स जनरेट होती है। तो बेसिकली वो जो शिवरिंग है वो मसल्स की रैपिड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है, सही। अब वो उसके डिफरेंट मैकेनिज्म है, खैर बहुत ज़्यादा डिटेल हमारे क्वेश्चन में भी, हमारे चैप्टर में भी नहीं दी हुई है,
लेकिन जितनी है हम उतनी पढ़ेंगे। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होता है, हमारी बॉडी के इंटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट चेंजेस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ये नॉन शिवरिंग है, इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है, डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहे होते हैं, डिफरेंट हार्मोनल एक्शन हो रहे होते हैं। सही है। अच्छा, एक चीज़ है ब्राउन फैट्स। ब्राउन फैट्स में बेसिकली क्या होता है, नेक रीजन में, अगर ह्यूमन बीइंग में नेक रीजन में ब्राउन फैट्स की तादाद ज़्यादा होती है, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है। अक्सर आपने ये कॉमनली नोटिस किया होगा, जो बच्चे होते हैं वो सारा दिन खेलते रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, लेकिन थकते नहीं है। बेसिकली उनकी बॉडी में एक ब्राउन फैट की तादाद उनमें ज़्यादा होती है, तो वो रैपिड एनर्जी सप्लाई कर रहा होता है उनकी बॉडी को। सही। तो ब्राउन फैट्स जो होते हैं ना, एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, हमारे नेक रीजन में मौजूद होते हैं, जो कि एनर्जी कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, उसके बाद अब हम देखते हैं कि थर्मो रेगुलेशन कब करनी पड़ेगी। दो ही सूरतें होती है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन की, या तो हॉट टेम्परेचर में या तो कोल्ड टेम्परेचर में। अगर टेम्परेचर कोल्ड है यानी सर्दियाँ हैं, तो उस वक्त थर्मो रेगुलेशन क्या हो, किस तरीके से होगी, हमारी बॉडी में चेंजेस क्या आएंगे। ऑब्वियसली बाहर का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, तो होगा क्या, हमारी बॉडी में चांसेस होंगे कि हमारी बॉडी की हीट रिलीज़ ना हो जाए, क्योंकि मैंने बताया कि आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसमिट हो रही होती है। तो जब बाहर का टेम्परेचर कम होता है, यानी 37 से कम होता है, तो आउटसाइड का टेम्परेचर यानी कोल्ड बॉडी हो गया। सही। यानी आउटसाइड से हमारी बॉडी से हीट रिलीज़ हो सकती है, तो उस चीज़ को रोकना है। सही। एक तो बॉडी से हीट को यानी एनर्जी को निकलने नहीं देना। सही। दूसरी बात, उसके कंपैरिजन में हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ ना हो जाए, इसको रोकना है। तो क्या होगा, देखो हमारे पास दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, एक फिजियोलॉजिकल और एक बिहेवियरल। सबसे पहले पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या होता है। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में जैसे मैंने बताया शिवरिंग और नॉन शिवरिंग होता है। सबसे पहले नॉन शिवरिंग पे आते हैं। नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म हमारे पास क्या क्या है, यानी जो हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हो। सबसे पहले इरेक्शन ऑफ हेयर्स। हमारी बॉडी में हेयर्स मौजूद है, हमारी बॉडी ओवरऑल हर जगह, कुछ पार्ट ऐसे हैं हेयरी पार्ट हैं, कुछ पार्ट हेयरलेस पार्ट हैं। सही है। अच्छा, तो क्या होता है, सर्दियों में ये नोटिस क्या होगा कि हमारे जो बॉडी हेयर्स होते हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं। बेसिकली होता क्या है, हमारी स्किन है, स्किन के लेयर में, स्किन के नीचे एक मसल है जिसको हम कहते हैं इरेक्टर पाइली मसल। क्या कहते हैं, इरेक्टर पाइली मसल। क्या कहते हैं, इरेक्टर पाइली मसल। वो इरेक्टर पाइली मसल से हमारा क्या अटैच है, हमारे हेयर से। वो क्या करता है, वो क्या कर रहे होता है, वो जब टेम्परेचर डिलीवेट यानी टेम्परेचर कम होता है, वो इरेक्टर पाइली मसल क्या करते हैं, हेयर्स को इरेक्ट कर देते हैं। सही है। हमारी स्किन है, हमारी स्किन में हेयर को इरेक्ट कर देंगे। अब जब हेयर्स इरेक्टेड है ना, तो यहाँ पर एयर जो हवा होती है वो ट्रैप हो जाएगी, एयर की एक लेयर बन जाएगी। इस हेयर के यानी बालों के इरेक्ट होने की वजह से एक एयर की लेयर बन जाएगी यहाँ पे। सही है। जब एयर यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा ना, तो क्या करेगा, एयर इंसुलेटर होता है, ये बात आपको पता होगी, एयर इज एन इंसुलेटर। तो एयर यानी क्या करता है, ट्रांसमिट नहीं होने देता ना, एयर एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं होता। जो ट्रांसमिट नहीं होने दे वो इंसुलेटर है, जो ट्रांसमिट होने दे वो कंडक्टर है। अच्छा, जब एयर ट्रांसमिट नहीं होने देता तो बॉडी की इंटरनल एनर्जी बाहर नहीं निकल पाती। सही है। तो हमारी बॉडी इनको लूज़ नहीं कर पाती। इसी तरह से बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनमें हेयर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनमें भी ये मैकेनिज़्म हो रहा होता है। तो हमारी बॉडी में भी ये चीज़ें हो रही होती हैं। कभी होता है ना कि हम खौफ के मारे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कोई चौंक गए या कोई किसी खौफज़दा चीज़ को देख लिया। फॉर एग्जांपल, अगर आप रात में सो रहे हो और आपकी आँख खुली और आपने देखा कि रूम की जो विंडो है उसमें से कोई झांकता हुआ नज़र आ रहा है। सही है। तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा खौफ आएगा और आपके जो हेयर्स हैं वो इरेक्ट हो जाएंगे। वजह क्या है, क्योंकि एनर्जी को कंजर्व रखना है, बॉडी को एनर्जेटिक रखना है। तो उसके लिए हमारी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा। हम ये भी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। अभी मैं इसके बाद चैप्टर नंबर 3 पे ही शिफ्ट होंगे हम। सही है। तो उस वक्त बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए ये मैकेनिज्म हमारी बॉडी में चल रहा होता है। अक्सर होता है, हम देख रहे होते हैं कि भाई रूम के बाहर अगर कोई भी चीज़ रखी हुई है, कुछ भी रखा हुआ है, इवन कि अगर मॉप भी रखा हुआ है, तो हमें लगता है कि यार अगर अंधेरे में ऐसा लगता है कोई है। ये सब साइकोलॉजिकल है। सही है। तो हो सकता है किसी के साथ ना होता हो सकता है किसी के साथ होता हो। मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है। तो अगर हम रूम के बाद देख रहे होते हैं तो भाई ऐसा लगता है कि यार ये क्या है। फिर जब हम उसको देखते हैं कि अच्छा यार ये तो एक लकड़ी रखी थी, या हमारा क्रिकेट बैट रखा था, या कुछ भी रखा था जो हमें लग रहा होता है कि कोई है वहाँ पे। एनीवेज, तो ये बेसिकली बताने का मकसद क्या था, इसका मकसद ये ताकि हमारी बॉडी जब
खौफ में आती है ना, यानी जब हम चौंक जाते हैं किसी चीज़ से, तो उस वक्त जो है हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी को कंजर्व रखने की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त ये मैकेनिज्म हो रहा होता है। सेकेंड वन, रिडक्शन इन ब्लड फ्लो। हमारी बॉडी में सर्दियों में आपने नोटिस किया होगा हमारी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, तो जिसका कोल्ड क्रीम का बिज़नेस होता है वो बहुत अच्छा चल रहा होता है। तो बेसिकली होता है ये है कि जब सर्दियों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिक्लाइन होता है, तो होता क्या है, हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा नीड है कि हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन वो ठीक रहें, उनकी बॉडी का टेम्परेचर उनका टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहे। तो क्या करती है हमारी बॉडी, जब सर्दी आती हैं तो स्किन में जो ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, और वाइटल ऑर्गन यानी जो इंटरनल ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। ब्लड सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, ब्लड सप्लाई बढ़ने से हीट ज़्यादा जनरेट होगा, सही है। तो इंटरनल बॉडी जो ऑर्गन है वो ज़्यादा हीटेड रहती है, और स्किन में थोड़ी सी क्या होता है, स्किन में होता है ये कि टेम्परेचर कम हो गया, ब्लड फ्लो कम हो गया, जिसकी वजह से स्किन थोड़ी ड्राई होने लग जाती है। सबक्यूटेनस फैट एक्यूमुलेशन। सबक्यूटेनस आपको पता है स्किन में हमारे पास डिफरेंट लेयर है, एपिडर्मिस है, डर्मिस है, फिर उसके बाद क्यूटेनस, सबक्यूटेनस, वहाँ पर फैट की लेयर होती है जो कि वहाँ पे हमारी स्किन के नीचे, स्किन की लेयर के नीचे निचले हिस्से में एपिडर्मिस है, ये जो हमें नज़र आ रही है एपिडर्मिस है, स्किन अंदर डर्मिस है, फिर क्यूटेनस, सबक्यूटेनस। तो बेसिकली उस जगह पे फैट की एक्यूमुलेशन, फैट की एक लेयर बन जाती है, सही है। बेसिकली होते हैं फैट्स वहाँ पे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते। वहाँ पे क्या होता है, सर्दियों में वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती है ताकि ये भी इंसुलेशन प्रोवाइड कर सके। फैट क्या है, फैट ने क्या करना है, हीट को बॉडी से बाहर नहीं निकलने देना। अच्छा, शिवरिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, ये तो नॉन शिवरिंग थी, आपको बात समझ में आ गई होगी। शिवरिंग में क्या होता है, हमारी बॉडी हम कांपने लग जाते हैं, किसी सर्दियाँ होती हैं, यहाँ तो इवन कि अगर 20 डिग्री भी हो जाए तो आधी कराची की आवाम कांपती हुई बाहर आ रही होती, 3-3 जैकेट्स पहन के घूम रहे होते हैं, सही है, कानों में मफलर लपेटा हुआ होता है। तो खैर ये चीज़ें होती है, लेकिन क्या होता है, शिवर कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो खैर ये बात है, लेकिन अगर आप कभी इवन कि अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाए तो आप शादियों में जाती हुई औरतों को देखोगे तो वो होता है क्या, ख़ास तौर पे जो फीमेल्स होती हैं उन्होंने क्या करना होता है, स्वेटर नहीं पहनना, अपना पूरा सूट दिखाना होता है। तो खैर उसमें क्या होता है, अब वो सर्दियों से काँप रही होंगी, लेकिन फिर भी उसी तरह से वो उन्होंने वहाँ पे जाना है। तो बेसिकली हो क्या रहा होता है उनकी बॉडी में, ये बताने का मकसद सिर्फ ये, शिवरिंग को बेसिकली क्या होता है, शिवरिंग ज़्यादा जनरेट होती है क्योंकि हमने बिहेवियरल एडेप्टेशन नहीं की हुई थी। बिहेवियरल एडेप्टेशन क्या है, हम गर्म कपड़े पहन रहे होते हैं, हमारी बॉडी में क्या होता है, हम स्वेटर पहन रहे होते हैं ताकि हमारी बॉडी हीट को रोक सके, ताकि, लेकिन जब हमने नहीं पहना भाई, सही है, तो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के साथ साथ शिवर ज़्यादा होगा, कपकपी ज़्यादा होगी, सही है। तो शिवरिंग की वजह से, क्योंकि हमने स्वेटर नहीं पहना, अगर आप भी फॉर एग्जांपल आप सर्दियों में निकल गए हाफ स्लीव्स टी शर्ट पहन के, सही है, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो होगा ये कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली, आप नहीं भी चाहोगे तो शिवर जनरेट ज़रूर होगी, सही है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये शिवरिंग मैकेनिज्म है। अब यहाँ पे 2 हार्मोन इन्वॉल्व है, एड्रीनलिन और थायरॉक्सिन। एड्रीनलिन जो है वो शॉर्ट टर्म है, थोड़ी सी देर के लिए, मतलब उसका इस रिस्पॉन्स ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता, जबकि थायरॉक्सिन का रिस्पॉन्स लॉन्ग टर्म होता है, सही। थायरॉक्सिन का रिस्पॉन्स लॉन्ग टर्म होता है और उसने ज़्यादा एक्ट करना है, मतलब ये दोनों ने ही शिवरिंग मैकेनिज्म को प्रमोट करना है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना है, लेकिन एड्रीनलिन शॉर्ट टर्म है और थायरॉक्सिन लॉन्ग टर्म है, सही है। आई डू होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, सही है। एंड माय फीमेल स्टूडेंट्स प्लीज़ डोंट माइंड दिस। अच्छा, अब जो है हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन हॉट टेम्परेचर। जब गर्मियाँ होती हैं, अब उस वक्त किस तरह से हमारी बॉडी थर्मो रेगुलेट करेगी, हमारी बॉडी किस तरह से टेम्परेचर को रेगुलेट करेगी, किस तरह से क्या रेगुलेशन होगी, क्या रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होंगे। तो अब ज़रा इसको ज़रा समझते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है बाहर का, तो हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, सही है, क्योंकि बाहर से हीट अंदर ट्रांसमिट होगी तो बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट कर सकता है, उसको रोकना है। तो यहाँ पे भी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, बिहेवियरल मैकेनिज्म है। बिहेवियरल मैकेनिज्म में वही चीज़ें आज गई है, यानी जो अडेप्टेशन है, रेट ऑफ टेकिंग बाथ, यानी नहाने का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है, सही है। इसके अलावा क्या कहते हैं, लाइक फ़ैन के नीचे बैठना, एसी के नीचे बैठना, ये सारी हमारी अडेप्टेशन है ना, छाँव में बैठना, ये सारी चीज़ें क्या अडेप्टेशन है, धूप में कम निकलना, क्या कहते हैं,
ऐसे क्लॉथ्स पहनना जो कि कंफर्टेबल हो, ये सारी चीज़ें। डार्क कलर को कम पहनना, लाइट कलर ज़्यादा पहनना, ये सब क्या है, बिहेवियरल मैकेनिज़्म है। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म क्या है, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म में हमारे पास क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। देखो सबसे पहली बात, स्वेटिंग बढ़ जाती है। स्वेटिंग में क्या होता है, हमारी बॉडी से स्वेट यानी पसीना निकल रहा होता है, जिससे क्या होता है, एवापोरेशन बढ़ती है। एवापोरेशन बढ़ेगी, एवापोरेशन इज़ द कूलिंग प्रोसेस। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये, एवापोरेशन इज़ द कूलिंग प्रोसेस। जब एवापोरेशन होगी तो कूलनेस जनरेट होगी, तो ये एक मैकेनिज़्म है इसका। अच्छा, उसके बाद जैसे यहाँ पे पढ़ा, फैट एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो फैट यहाँ पर फैट की एक्यूमुलेशन यहाँ पे कम हो जाती है, फैट वहाँ से रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। सही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने पढ़ा कि स्किन की तरफ जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है, कम हो जाता है कोल्ड मैकेनिज़्म में, जबकि यहाँ पे स्किन का ब्लड फ्लो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाएगा। सही है। अच्छा, एक और ये वजह भी है जिसकी वजह से गर्मियों में अक्सर लोगों को पिंपल्स निकल रहे होते हैं। मेरे भी यहाँ पर एक निकला हुआ है। तो खैर पिंपल्स निकल रहे होते हैं क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ गया, तो ब्लड फ्लो में क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन भी बढ़ जाती है स्किन की तरफ की। क्योंकि होता ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि समटाइम जब स्वेटिंग हो रही होती है, अब बार बार तो उसको क्या कहते हैं, ड्राई नहीं कर सकते। हम कोई भी काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या बाहर खेलने निकले हुए हैं, आप कुछ भी किसी भी चीज़ में कर रहे हो, या आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, ट्रैफिक में फंस गए, अब उस ट्रैफिक में फंस गए, आपको स्वेटिंग हो रही है, तो क्या करोगे, अब बार बार हम बाइक से ट्रैवल कर रहे हो या कार से ट्रैवल कर रहे हो, सही है, अब फॉर एग्जांपल कुछ भी है, तो ऐसी सिचुएशन में बार बार स्वेट को ड्राई करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो होगा क्या, जब स्वेट हमारी स्किन पे होता है ना, तो क्या होता है, बैक्टीरिया को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है कि वो वहाँ पे ग्रो कर जाए। जब वो बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो करता है ना, तो हमारी बॉडी एक तो वो बढ़ा हुआ हमारी बॉडी में क्या कहते हैं, स्किन ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ है। दूसरा क्या होता है, वेजो डायलेशन हो जाती है। जब डायलेशन की वजह से होता है ये है कि जब वेजो डायलेट हो गया, ब्लड फ्लो बढ़ गया, तो क्या होगा, हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा। उसको पता है कि भाई स्किन के बाहर क्या मौजूद है, बैक्टीरिया मौजूद है, वो पोर्स अब वो वहाँ पे मौजूद है ना, तो क्या करते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है। अच्छा, एक तो ये रीज़न है। इसके अलावा समटाइम ऐसा होता है कि जब वो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं स्किन के, सीबम की वजह से, यानी ऑयल ग्लैंड, ऑयल की वजह से हमारी होता है ना, हर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। तो जब वो वहाँ पे सीबम एंड ट्रैप हो जाते हैं, तो क्या होता है, जब स्वेट वहाँ से निकल रहा होता है तो उसको जगह नहीं मिलती, वो वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वहाँ पे भी बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया थर्मो रेगुलेशन इन हॉट टेम्परेचर। अब लास्ट टॉपिक है हमारा, रोल ऑफ ब्रेन इन थर्मो रेगुलेशन। ब्रेन का क्या रोल होता है, ब्रेन, हम अभी पूरा ब्रेन पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 में। ब्रेन का क्या रोल होता है थर्मो रेगुलेशन में बच्चों। ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस थैलेमस से नीचे होता है, यानी हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है ये। तो वो क्या कहलाता है, थर्मोस्टैट ऑफ द बॉडी। हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड एज थर्मोस्टैट ऑफ द बॉडी। हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड एज थर्मोस्टैट ऑफ द बॉडी। हाइपोथैलेमस क्या है, थर्मोस्टैट है बॉडी का। और हमारी बॉडी का जो सेट पॉइंट है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बेसिकली थर्मोस्टैट का मतलब होता है हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा होता है। कहाँ पे रेगुलेट करेगा, 37 है, इससे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होने देना। सही है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इससे नहीं होने देना। तो हमारा हाइपोथैलेमस इसको मेंटेन करके रखता है। सम टाइम किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर 37 से इंक्रीज़ हो जाता है, 38 हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं पायरेक्सिया। पायरेक्सिया यानी फीवर, एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू एनी पैथोजेनिक अटैक इज कॉल्ड पायरेक्सिया। सही है, तो दैट इज़ द रोल ऑफ ब्रेन। अच्छा, अब आई डू होप यहाँ तक सारी बात क्लियर हो गई होगी। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि अब इसको पढ़ना है, और बुक के लास्ट में, यानी जो लास्ट पेज है आपका, मतलब बुक का लास्ट पेज नहीं, चैप्टर का लास्ट पेज, वहाँ पर आपको इस पूरे चैप्टर की समरी मिल जाएगी। समरी को तो मैं अभी नहीं कह रहा कि समरी पढ़ो, लेकिन आपने क्या करना है, उससे नीचे आओगे MCQs मिल जाएंगे, तो MCQs को सॉल्व करना है। सही है, MCQs को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप क्या करोगे, जो MCQs समझ में नहीं आ रहा, जिस MCQs में कोई कन्फ्यूजन है, उसको सर्कल करोगे। सर्कल करने के बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, मुझे कभी भी टेक्स्ट करो, उसका स्नैप लेकर या वो MCQs को लिख कर सब पूछ सकते हो कि सर ये बता दें, हमें समझ में नहीं आया या इसका क्या मतलब है। मैं उसी वक्त आपको वो बात बता दूंगा। सही है, हो सकता है उस वक्त ना बता सकूँ, लेकिन आपको उसका आंसर ज़रूर
मिल जाएगा। अब करना क्या है, पूरे चैप्टर को एक बार रिव्यू करना। चैप्टर को रिव्यू करने के बाद कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी किस्म की, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, आई डू होप इस चैप्टर का एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा होगा, आपको बायोलॉजी समझ में भी आ रही होगी, पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा। सही है, अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। सही है, अच्छा चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर 2 क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसकी एक वजह ये है कि चैप्टर 2 में हमने पढ़ना है मस्कुलर सिस्टम, तो उसका मैकेनिज्म रिलेटेड है नर्वस सिस्टम से, थोड़ी सी बात है। लेकिन 3 पढ़ा दूंगा, वो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, तो 2 को समझना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। सही है, तो उसी वजह से हमारे यही वजह है कि हम पहले 3 को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।